gerund. Gerund means ing with verb. gerund means ing with verb. gerund का मतलब होता है कि वर्ब के साथ क्या लगा रहता है, ing लगा रहता है। हो जाएगा। gerund means ing with verb. It is also called abstract noun. समझते हैं? gerund का मतलब होता है वर्ब के साथ ing और इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है। ये gerund जैसे बन गया तो gerund हमारा अपने आप में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। बात समझ आ गया gerund का? चलिए अब हमें पढ़ना है कि gerund का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हमें ये यूज करना है कि gerund तो समझ में आ गया कि जैसे मेन वर्ब हुआ तो उसमें हम ing का यूज कर देंगे तो ये बन जाएगा मेरा gerund, और हर gerund अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये तो समझ आ गया। अब होता है कि इस वर्ब में ing का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यूज पढ़ते हैं इसका। नंबर 1 कहता है as the subject of a verb। कहता है कि as the subject of a verb, एक वर्ब के सब्जेक्ट के फॉर्म में भी gerund का यूज किया जाता है। लाइक ये रहा मेरा वर्ब, तो वर्ब के पहले अगर ये सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर वर्ब आए तो हम उस वर्ब को क्या कर सकते हैं, gerund बना देंगे। gerund भी हमारा सही होगा, अगर हम टू के साथ v1 भी लगा दें तो ये भी मेरा सही होगा, ये दोनों हमारा सही हो जाएगा। gerund भी सही होगा और 2 + v1 इंफिनिटिव भी मेरा सही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जैसे स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट। ठीक है, अब देखना है कि इज तो हमारा वर्ब है, इज वर्ब है, तो इस इज का सब्जेक्ट कौन है, स्विमिंग। तो देखिएगा स्विम v1 कभी हो नहीं सकता है सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का, तो स्विमिंग कहें तो और चाहे टू स्विम कहें तो दोनों का मतलब एक ही होगा। यानी कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट अगर मेन वर्ब आए तो या तो वह gerund होगा या तो 2 + v1 होगा, यही सब्जेक्ट होगा। तो gerund का यूज भी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यहाँ पे लग गया सब्जेक्ट। फिर एक और, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देखते हैं। Taking exercise is good for health। Taking exercise is good for health, है ना। तो यहाँ पे इज हमारा है वर्ब, तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, टेकिंग हमारा हो रहा है, तो टेकिंग भी कर सकते हैं और टू टेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि gerund का भी यूज किया जाता है एज वेल टू इंफिनिटिव का भी यूज किया जाता है सब्जेक्ट के फॉर्म में। आई होप कोई पॉइंट आपको समझ में आया हो, इसको नोट किया जाए। ओके, इसको नोट किया जाए। डन, ओके। अब हेडिंग दीजिएगा 2 नंबर में, as the object of a verb
आइदर ऑब्जेक्ट या फिर वर्ब, यानी कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी जेरेंड का यूज किया जाता है, ठीक ना। जैसे पिछले क्लास में भी बताए थे कि जैसे ये रहा वर्ब, तो वर्ब में हम ऑब्जेक्ट अगर जानना चाहें तो या तो व्हाट का यूज करते हैं या तो whom का यूज करते हैं, या तो व्हाट का यूज करो या तो whom का यूज करो। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे जो भी आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब में हम व्हाट या whom का यूज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे इससे, और जो भी आंसर हमारा आएगा वही आंसर जो होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे आई टीच यू, जैसे अगेन एग्जांपल देते हैं सेम, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो व्हाट या क्या पढ़ाता हूँ नहीं पता चला, लेकिन हूँ मतलब किसको पढ़ाता हूँ, तो आपको पढ़ाता हूँ, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी जेरेंड का यूज किया जाता है। जैसे हम कहें आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग, ठीक है। तो लाइक में हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कह रहा है आंसर, मुझे पढ़ाना पसंद है, व्हाट क्या, लाइक पसंद, क्या पसंद है, पढ़ाना, मुझे पढ़ाना पसंद है, तो पढ़ाना पसंद है, तो देखिए ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्या होगा हमारा जेरेंड, हो गया। तो सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी जेरेंड का यूज किया जाता है। लग गया मेरा जेरेंड, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट आफ्टर, अगला 3 नंबर में इसका आफ्टर preposition, after preposition gerund is used। कोई भी preposition हो, हमारा कोई भी preposition हो, my hobby is to do painting, करेक्ट, क्या है हॉबी, पेंटिंग करना, सही है। अब समझिए, तो कहता है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन के बाद जब आता है तो जेरेंड ही आता है। कोई भी प्रीपोजिशन होगा तो जब आएगा तो जेरेंड होगा। जैसे ऑन डैश होम, आई आई फोन यू, चाहे आई विल फोन यू, ऑप्शन रिच रिच रिचिंग रिचेस, है ना। तो कहता है कि ऑन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन मेरा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा तो जेरेंड आएगा। जेरेंड का मतलब हुआ कि बाद में क्या होगा, आईएनजी लगेगा। अब फोर कहने चाहे आईएनजी कहे, बात हमारा एक ही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, बिकॉज आईएनजी लगा हुआ है ऑप्शन सी में। बात समझ में आ गया, चलो इतना नोट किया जाए। एक और एग्जांपल देते हैं इसके ऊपर, एक और एग्जांपल देते हैं इसके ऊपर। हम कहें he is longing for dash cricket, A play, B play, C play, D plays। अब आंसर बोले तो क्या होगा,
ए बी सी या डी? एवरीवन? ठीक है कि फॉर क्या है? फॉर प्रेपोजिशन है। तो जब ये प्रेपोजिशन हमको मिल गया तो प्रेपोजिशन के साथ तो आने वाला वर्ब हमारा फोर होगा, तो फोर होगा, आंसर क्या हो गया? बी। क्लियर है सब किसी का? ठीक ना? अब समझिए। अब बात आ रही है कि रूल नंबर 4, आफ्टर possessive पोजेसिव केस, हम यहाँ पे एडजेक्टिव दे देते हैं। आफ्टर पोजेसिव केस या एडजेक्टिव है ना, जैसे ये होता है पोजेसिव केस की बात करें हम, जैसे ये एपोस्ट्रोफी हो गया, ये हमारा पोजेसिव केस है। अगर एडजेक्टिव की बात करें तो माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, देयर, इट्स, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है। देन आफ्टर पोजेसिव केस यानी एडजेक्टिव, जेरंड, जेरंड का मतलब हर में आईएनजी, जेरंड इज योर। करेक्ट पोजेसिव केस यानी एडजेक्टिव के बाद जब भी आता है तो जेरंड आता है, आईएनजी का नाम। ये सब जो वर्ड है पोजेसिव एडजेक्टिव है, एपोस्ट्रोफी इज पोजेसिव केस में आता है, तो इसके साथ जब भी आता है तो जेरंड लगता है। फॉर एग्जांपल हम कहें आई लाइक, I like alcohol, bells, option, sing, singing, sung, sing, sing, singing, sung and sing। ऑप्शन बोलिए तो क्या होगा? बात समझ आ रही है यहाँ पर? याद रखिए ये रहा हमारा एपोस्ट्रोफियस, एपोस्ट्रोफियस है तो ये पॉजिटिव हुआ, तो जब पॉजिटिव केस में एपोस्ट्रोफियस मिल गया तो एपोस्ट्रोफियस के तुरंत बाद जब भी आता है तो जेरंड आता है, यानी कि उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी, लगना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसे हर डैश स्टाइल is unique, A, sing, B, singing, C, sang, D, sings। है ना? अब देखना है कि ये तो रहा B1 सिंग, आईएनजी लगा मतलब 4, ए से एनजी मतलब 2, ए से लग गया मतलब 5, ये हर पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ हमारा, है ना? तो जैसे हर हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ ये, तो इसके तुरंत बाद जब भी आएगा तो आईएनजी वाला वर्ड आएगा, तो आईएनजी वाला वर्ड आएगा तो क्या लग गया? डी। जिसको दिक्कत होगा चैट में बोलता रहेगा, एकदम करेक्ट। और थोड़ा एक्टिव रहना है सब लोगों को, ये नहीं कि सो मत जाना। ओके, जब ऑप्शन माना जाए कि कौन सा होगा तो आपको बताते रहना है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अभी तक जितना भी जेरंड पढ़ाई हुआ इसमें कोई परेशानी है आपको? चलो नेक्स्ट।
बैठ लीजिए। फिर after imagine or to think of imagine to think of always gerund is used, उसके बाद हमेशा gerund का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे imagine है ना, imagine dance with her, हाँ जी। फिर imagine dance with her, A B C D लिव, है ना। आंसर क्या होगा, समझ आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। इमेजिन हुआ तो उसके साथ जब भी आएगा तो जेरेंट, तो जेरेंट का मतलब क्या होगा, लिविंग, क्लियर है, लिविंग, है ना। इसका हिंदी अगर हम निकालें तो होगा कि इमेजिन लिविंग विद हर, उसके साथ रहना एक कल्पना है। इसको हिंदी में कहा जाता है कि कितना बड़ा आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य। जैसे एक और एग्जांपल पता है कि टू थिंक ऑफ दैट meets meeting, ठीक है। तो टू थिंक ऑफ तो लगा, टू थिंक ऑफ तो आया, तो कहता है कि जहां भी रहेगा टू थिंक ऑफ तो वहां पे कॉमन सी बात है कि जब लगेगा तो जिरंड, जिरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। तो टू थिंक ऑफ यहाँ है तो जब भी होगा तो वर्ब में आईएनजी ही लगेगा, तो आईएनजी लगेगा यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, डी। जब होगा तो आंसर हमारा डी होगा, नोट कीजिए। क्लियर है सब किसी का, अब आइए पहले नोट कर लीजिए सही से। हो जाए तो बोलिए डन। चलिए there are some verbs, there are some verbs, there are some verbs after use gerund, after use gerund। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके तुरंत बाद, हाँ जी एकदम करेक्ट है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद जब भी आएगा तो जिरंड ही आएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद जब भी आएगा तो जिरंड ही आएगा, कोई और आ नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल
appreciate, लिखते चलिए वर्ड एज जैसे appreciate, like, admit, enjoy, enjoy, detest, detest, deny, delay, dislike, endure, escape, escape, excuse, excuse, postpone, postpone, consider, contemplate, avoid, forgive, fancy, resist, propose, suggest. देखिए ये सब वर्ड है, कहता है कि जहां भी ये सब रहेगा, पीटीसी लगा देते हैं कि जहां भी ये सब वर्ड रहेगा तो इसके साथ जब भी आएगा तो आईएनजी ये वर्ड हो, और जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आए तो जब भी होगा तो आईएनजी भी होगा, दूसरा कोई भी नहीं आ सकता है। बात समझ आ रही है? ओके। डन। ये जहां भी रहेगा इसके साथ जब भी आएगा तो वर्ब हमारा जेरेंट आएगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता है, आएगा तो गलत होगा। डन एवरीवन? ओके। फॉर एग्जांपल he proposed therefore a walk. He proposed therefore a walk. For example, हो गया ऑप्शन में go, went, going, goes, है ना? अब समझिए इसमें क्या होगा कि प्रपोज है तो प्रपोज के साथ जब भी आएगा तो आईएनजी, आंसर हमारा सी हो जाएगा। गेट, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल देते हैं। I enjoy this. This A work, B works, C work, D working। अब देखिए तो यहाँ पर
कहते कि आई एंजॉय डैश वर्क वॉक्स वॉक एंड वॉकिंग, है ना। तो जहां भी रहेगा ये वर्ड फिक्स है कि जब होगा तो उसके साथ gerund ही आएगा, यानी ing लगना चाहिए। आंसर हमारा क्या होगा? डी, एकदम करेक्ट है। आई डिसलाइक ईटिंग मोर स्वीट्स, बिल्कुल करेक्ट भाई। इसका मतलब ये पूरा समझ में आ गया आपको? किसी को कोई दिक्कत है? पूरा पूरा का पूरा पूरा ये पूरा का पूरा पूरा फंक्शन में क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए। आफ्टर the phrases, after these phrases, after the phrases, gerund is used, gerund is used, ये phrase है addicted to, addicted to, with a view to, habituated to, fed up with, used to, look forward to, look forward to, can't bear, can't help, can't stand, can't stand, can't stand, long for, fond of, ऐसा। ये जो होगा ना, इसके बाद जब भी आएगा तो gerund आएगा। gerund मीन्स वर्ब में आई जब होगा तो यही आएगा, gerund आएगा। सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, can't bear, can't bear, B-E-A-R, can't bear, can't bear, can't help, can't stand, long for, fond of। 6, अब लिखिए बता रहे हैं। 3 4 5 6, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है ना वेट विलिंगली, यानी आप कह सकते हैं कि किसी का उत्सुकता से इंतजार करना, किसी का उत्सुकता से इंतजार करना। जल्दी लिखिए। एट लास्ट, लास्ट में आप पूछेंगे। हाँ, तो हमने कहा कि अब समझिए ये फ्रेज है,
एडिक्टेड टू मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, और भी बुरे चीज का, किसी बुरे चीज का आदी होना एडिक्टेड टू होता है। विथ अ व्यू टू का मतलब होता है कि उद्देश्य से, के पर्पस। हैबिचुएटेड आदत होना। प्रोडक्ट विथ का मतलब होता है उब जाना। अच्छे चीज का हो तो हैबिचुएटेड, हैबिट अच्छी चीज के लिए, लेकिन किसी बुरे चीज का अगर आदी है तो वहां पर केवल एडिक्टेड होगा, ठीक ना। फिर यूज टू का मालूम है आपको, उसका भी मतलब होता है आदत लगना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी का उत्सुकता से इंतजार करना। कांट बियर बर्दाश्त करना, सहन करना, ये सब का। लॉन्ग फॉर, ये तीनों का सेम होगा। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है व्याकुल होना, बेचैन होना। फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, ठीक है। तो ये जहां फ्रेज रहेगा उसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा जेरेंट होगा। फॉर एग्जांपल वीवर looking forward, वीवर looking forward to, है ना। The minister, A, B, meeting, D, मेट हमारा B2 भी होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। आप समझिए, कह रहे कि वीवर लुकिंग फॉरवर्ड टू डांस द मिनिस्टर। ए मेट, मेट्स, मीटिंग एंड मेट, ठीक ना। तो देख रहा है कि लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है। लुक फॉरवर्ड टू ये फ्रेज है जिसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा, फोर होगा, यानी जेरेंट होगा। आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं हम आपको, काफी इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं। जैसे ये है ना यूज टू, ठीक ना। अगर केवल यूज टू है यानी कि सब्जेक्ट हो, अगर यूज्ड टू हो तो इसके तुरंत बाद V1 का यूज किया जाता है। अभी देखो मैंने बताया ना यूज टू, तो यूज टू होगा तो V1 का यूज होगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब हो, टू बी वर्ब मतलब ईएमआर वाज और तब यूज टू होगा, तो फिर यहाँ पे फोर होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, जेरेंट। ये दोनों पॉइंट आपको समझने हैं, ठीक ना। पहला पॉइंट है कि यूज टू प्लस V1, क्लियर। अब है कि सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब, सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब, हाँ। तो टू बी वर्ब जैसे होगा तो यूज टू आएगा, अगर यूज टू जैसे आया तो फिर आने वाला वर्ब क्या होगा, जेरेंट फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल अच्छा अच्छा अच्छा, गो टू हाउ, बस एक क्वेश्चन है। कौन है, अनुष्का, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा इसको तब तक हम हटा सकते हैं क्या, इसको हटा लेना पहले, ओके। अब समझिए, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अब समझ लो, यहां समझिए। अब बात है कि आपका क्वेश्चन ये है कि टू होगा तो उसके साथ वर्ब का कौन सा रूप होना चाहिए, V1, एकदम आएगा। टू होगा तो आने वाला वर्ब पक्का V1 भी होगा। बट ये जो लुक फॉरवर्ड टू, ये जो टू लगा है ना, ये जो टू लगा है, ये टू हमारा इंफिनिटिव नहीं है, ये टू हमारा प्रीपोजिशन है।
क्योंकि ये अकेले नहीं, ये फ्रेज के साथ आया है, तो फ्रेज के साथ इन्फिनेटिव नहीं प्रीपोजिशन आता है। इन्फिनेटिव कभी भी फ्रेज के साथ नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है, देयरफॉर यहाँ पे आईएनजी लग रहा है। लेकिन खाली जहां पे टू होगा यानी कि किसी वर्ब के साथ वर्ब हो तब ये टू होगा, तो इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। और जैसे इन्फिनेटिव का काम करेगा तो V1 होगा, और प्रीपोजिशन का काम करेगा तो जेरेंट होगा। अब समझ में आया? अब समझ में आ गया ना कि कब क्या करेगा। तो ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसीलिए यह क्या है? जेरेंट लगा हुआ। जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए ये टू है, यहाँ भी टू है, लेकिन ये जो टू है इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, यानी कि मॉडल एक्सप्रेशन है ये। तो देखो गिवन लग गया, यहाँ यूज टू ये फ्रेज का काम कर रहा है, तो ये टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के साथ क्या लग जाएगा? जेरेंट लग जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हम कहें I used to, I used to dance। या तो स्मोक होगा या तो स्मोकिंग होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आई एम यूज्ड टू डैश। या तो वर्क होगा या तो वर्किंग होगा, या तो वर्क होगा या तो वर्किंग होगा, है ना। अब आपको बताना है कि एक नंबर में आंसर क्या होगा? एक नंबर होगा कि 2 नंबर होगा? एक नंबर होगा या 2 नंबर होगा? 2 नंबर का बताना है कि एक नंबर होगा कि 2 नंबर होगा। आप दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सब कोई दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक आदमी का हुआ, और एक आदमी का आंसर एवरीवन जल्दी। इसका एक नंबर का आंसर और 2 नंबर का आंसर आपको बताना है। एक आदमी का हो रहा है केवल अनुष्का का बस, और बाकी सबको जल्दी पहले देखना है आंसर। चार चार कहाँ आ गया? 2 2 बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो तो सब्जेक्ट के साथ यूज टू, तो V1 होगा, आपके सामने है। सब्जेक्ट के साथ यूज टू तो V1 होगा, तो V1 होगा तो आंसर क्या होगा? स्मोक होगा। फिर देखिए ये टू बी वर्ब है, ईजेमार टू बी वर्ब होता है, तो टू बी वर्ब के बाद यूज टू, तो इसको क्या चाहिए? जेरेंट चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा? 2 होगा। अब समझ आया कि भाग गया? ओके नेक्स्ट। चलिए जेरेंट चैप्टर आपका खत्म हुआ। जैसे टू इन्फिनेटिव पढ़ाई हुआ खत्म, उसी तरह से जेरेंट पढ़ाई हुआ आपका खत्म, ठीक है। जितना बताया गया वह काफी है, ठीक है, उतना काफी है। खैर एक छोटा सा और पॉइंट है, हम आप लोगों को शेयर कर ही देते हैं आप लोगों के साथ। एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे ध्यान दीजिएगा कि नो यूज, नो गुड, नो यूज, नो गुड।
इनके साथ जब भी होगा तो जेरेंड होगा, जेरेंड यानी कि वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। नो यूज, सॉरी, नो यूज, नो गुड, दोनों का हिंदी होता है बेकार है, हो गया। हिंदी होता है बेकार, जिसके साथ जब भी आएगा तो जेरेंड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, it is no use then now, it is no use then now, option right, the right, the right, the right, आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इतना समझ आ जा रहा है? अब देखिए, तो नो यूज है, इसके साथ जब भी आएगा तो जेरेंड आएगा, बस सी, क्लियर कट, सी हमारा क्लियर कट ऑप्शन है, सीधी सी बात। बता दें, ओके, ये आपका जेरेंड खत्म, जेरेंड आपका खत्म। आप समझना है आपको कि नॉन फाइनाइट में दो पार्ट आपको बताया गया था, पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जेरेंड, और अब बचा आपका तीसरा पार्टिसिपल। हेडिंग दीजिए पार्टिसिपल का, उसी में पार्टिसिपल, हेडिंग पार्टिसिपल का, हाँ जी सही है। अब हुआ पार्टिसिपल। अब बात करते हैं कि ये पार्टिसिपल होता क्या है। जब भी बात आए ना कि पार्टिसिपल, तो आप समझ जाइएगा कि हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। जब भी बात आए पार्टिसिपल की, तो आप समझ जाइए कि आपसे बातें हो रही है एडजेक्टिव से, ये कुछ नहीं है, केवल ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो पार्टिसिपल का मतलब ही होता है एडजेक्टिव। इसका डेफिनेशन अगर हम देखें तो देखिए, participle is a word. Participle is a word used as an adjective. As an adjective. पार्टिसिपल जब होता है, एक शब्द होता है जिसका यूज जो होता है एडजेक्टिव के फॉर्म में किया जाता है, ये कंप्लीट एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव का रूल क्या है? एडजेक्टिव का रूल होता है जो नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन को क्वालिफाई करे वही हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो वर्ब में आईएनजी लगता है तो उसे एडजेक्टिव भी कहा जाता है, बट प्लेसिंग डिफरेंट होता है। जैसे जेरेंड में क्या होता है, आईएनजी लगता है, जेरेंड में आईएनजी लगता है, उसी तरह से पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है, लेकिन प्लेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेसिंग कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। जैसे प्लेसिंग प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड आएगा, प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड आएगा, आईएनजी लगा लेकिन वो जेरेंड होगा, पार्टिसिपल उसे नहीं कर सकते। लेकिन पार्टिसिपल का प्लेसिंग जब होगा तो वहां पे वो प्लेसिंग वो पार्टिसिपल कहलाएगा, जेरेंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आप समझते हैं, जैसे हमने क्या बोला कि नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। अगर किसी नाउन के पहले वर्ब आए तो वर्ब में लगेगा आईएनजी, और वही हमारा क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप पार्टिसिपल समझ जाइएगा, ए एन प्लस इधर नाउन, ए एन प्लस नाउन। अब यहाँ पे क्या बना, एडजेक्टिव। अगर वर्ब में आईएनजी लग जाए या वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाए
तो ये कहलाएगा हमारा पार्टिसिपल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा। आर्टिकल हो, फिलहाल के लिए थोड़ा सा आपके लिए समझाते हैं कि आर्टिकल हो, इसके साथ नाउन हो, तो इसके बीच में अगर वर्ब आए, अगर वर्ब में आईएनजी लगा हो या वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। तो उसे पार्टिसिपल कहा जाता है। अगर हम एग्जांपल आपको दें इसके बारे में, तो देखिए रनिंग डॉग, ए रनिंग डॉग, ठीक है। तो ए तो लगा, डॉग क्या है? नाउन है। डॉग हमारा क्या है? नाउन है। इधर आर्टिकल लगा, अब बीच में क्या लगा है? आईएनजी। तो आईएनजी को क्या कहते हैं? यहाँ पे जिरंड नहीं कहेंगे, ना 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 ना। नाउन के पहले और आर्टिकल के बाद अगर वर्ब में आईएनजी हो तो इसको जिरंड नहीं बल्कि हम इसे क्या कहेंगे? पार्टिसिपल कहेंगे। आईएनजी लगा है लेकिन ये क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा। जिरंड या किसी भी कंडीशन में नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। एक और समझिए, लेट लेटर, लेट लेटर, ठीक है। चाहे चलिए ये भी देखिए, आर्टिकल है, लेटर क्या है? नाउन है। तो देखिए तो इसके पहले आर्टिकल के बाद और नाउन के पहले V3 आ गया, ये V3 आया तो इसी को कहा जाता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? जैसे ए born baby, a burnt baby, ठीक है। बेबी का मतलब हुआ नाउन, आर्टिकल। तो नाउन के पहले और आर्टिकल के बाद ये जो होगा हमारा पार्टिसिपल होगा। क्या होगा? पार्टिसिपल होता है। चेक कर लीजिए, जिसको दिक्कत होगा पहले इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद 2-3 एग्जांपल है आपके सामने, इसको नोट किया जाए। ये सब ये उसका डेफिनेशन होगा। हो जाता बोलिएगा, एक बार और रिपीट मार देते हैं इसको, पहले जल्दी से बोलिए कि डन हो जाए। तो हुआ? नहीं हुआ अभी? पार्टिसिपल हमारा शब्द होता है जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। उसको यहाँ पे ट्रिक दिया हुआ कि आर्टिकल और नाउन के बीच अगर वर्ब का चौथा फॉर्म आए या वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, उसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे नाउन है, बीच में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का V3 क्या होता है? वर्ब V3। तो देखिए ये पार्टिसिपल हो गया हमारा। नाउन आर्टिकल के बीच आईएनजी लगा तो ये डायरेक्टली बल्कि पार्टिसिपल कहलाएगा। उसी तरह ये भी है हमारा। थोड़ा सा समझ में आ जा रहा है आप लोगों को पार्टिसिपल? अभी ये रूल नहीं है, ऐसे एग्जांपल मैंने समझाया कि ये पार्टिसिपल होता है, और पार्टिसिपल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
अब एक बात बताइए, कोई पूछ रहा था ना कि मुझे कुछ पूछना है, आप में से कोई पूछ रहा था कि मुझे कुछ पूछना है, वो पूछ सकता है। आज बस इतना ही चला, अगले क्लास में आपका फिर से इसके आगे चलेगा, ठीक है ना। अब जिसको जो पूछना था